हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने 7 डेज़ का चैलेंज लिया है, तो मैं डेली वन वन एक एक वीडियो अपलोड करूँगी बायोलॉजी सब्जेक्ट की। हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके टोटल 6 चैप्टर हैं, तो डेली का एक एक वीडियो आएगा। ये चैप्टर्स थोड़े बड़े बड़े हैं, तो हम सोच रहे थे कि वन शॉट नहीं तो पार्ट वाइज हम डालें, लाइक पार्ट 1 पार्ट 2 एक चैप्टर के लिए। सबसे पहले हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैं आपको ये जो चैप्टर है अपने ही नोट्स से रिवाइज कराऊंगी। नोट्स ऑलरेडी बना हुआ है, जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसे अंडरलाइन कर दूंगी, आप उसे नोट कर लेना। लेट्स स्टार्ट ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो जब भी आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो साथ में आप अपने क्या रखोगे, एनसीईआरटी रखोगे, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना तो बायोलॉजी पढ़ना बहुत मुश्किल है। नोट्स और एनसीईआरटी दोनों साथ में रखोगे तब हम इसे और अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो जो मैक्सिमम लेंथ होगी वीडियो की 1 आवर की होगी, तो इसे समझना अच्छे से। मैं खुद इसे रिवाइज कर रही हूँ और आपको अच्छे से समझाऊंगी। जैसा आपका चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग का क्या मतलब होता है? ब्रीथिंग क्या है? जैसा हम सांस अंदर बाहर लेते हैं, लाइक O2 हम ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, CO2 हम रिलीज आउट करते हैं। तो ब्रीथिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। O2 जो हम एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, और CO2 जो हम रिलीज आउट कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, ये हमारा ब्रीथिंग है। बट रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन बिल्कुल अलग है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम जो ग्लूकोज है, हम जो खाना वगैरह खाते हैं, जो भी हमारे अंदर ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, फिर उसमें से जो एनर्जी रिलीज आउट होती है, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। और एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ब्रेक डाउन होता है इसमें। कैटाबॉलिक में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो ये जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो ये चैप्टर है आपका, तो जो ये ब्रीथिंग है और रेस्पिरेशन, ये दो मेन पॉइंट थे जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। तो एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दे दिया है, बट नोट्स में आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि होता क्या है बेसिकली रेस्पिरेशन ना। तो रेस्पिरेशन हमने क्या करा, हमने एयर को इनहेल करा, अब एयर अंदर आ चुकी है। अब अंदर क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हम ऑक्सीजन लेंगे, और जो हमारे टिश्यू वगैरह हैं वो CO2 वगैरह रिलीज़ आउट करेंगे, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा प्रोसेस, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा ब्लड और टिश्यू के बीच में, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ये पूरा एक प्रोसेस है बहुत बड़ा। ठीक है। तो होता क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है। तो हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम ग्लूकोज का क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, और क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी। एनर्जी कितनी रिलीज़ होती है, 38 ATP एनर्जी रिलीज़ आउट होगी, CO2 रिलीज़ होगा, और H2O। ठीक है, ये एक्स्ट्रा था फॉर योर नॉलेज। एक्चुअल में कैसे होता है रेस्पिरेशन वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाय बेसिक नॉलेज आपको बता दिया ग्लूकोज क्या है, कितनी ATP रिलीज़ आउट हो रही है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि कितनी ATP रिलीज़ होती है। आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP रिलीज़ होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब विदाउट ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होती है उसमें आपकी बस 2 ATP प्रोड्यूस होगी, बहुत कम। ठीक है। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो किस में होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है वो। ओके, और ज़्यादा इसे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिससे क्वेश्चन आता है। तो जो हमारे जनरल बॉडी सरफेस है उससे कौन रिस्पायर करता है, पॉरीफेरा से लेके एस्की हेलमिंथेस तक। अब ये आपको एनिमल किंगडम है, हम डिटेल में पढ़ाएंगे कि क्या पॉरीफेरा है, क्या एस्की हेलमिंथेस है। ठीक है। बस अभी आपके इतना ही ध्यान रखो कि जो अपने बॉडी सरफेस से एक्सचेंज करते हैं गैसेस का, वो क्या है, हमारा पॉरीफेरा से लेके एस्की हेलमिंथेस। मतलब इसके अंदर क्या क्या आएंगे, पॉरीफेरा आएगा, सिलेंट्रेटा आएगा, टिनोफोरा आएगा, प्लेटी हेलमिंथीस आएगा, और एसके हेलमिंथीस। ये अपने बॉडी सरफेस से ही एक्सचेंज कर लेते हैं गैसेस का। नेक्स्ट है हमारा जो कि अपनी मॉइस्ट स्किन या फिर क्यूटिकल की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं, उसके अंदर आता है आपका अर्थवॉर्म और फ्रॉग। ओके। अर्थवॉर्म में आपको ये ध्यान रखना है कि अर्थवॉर्म के पास RBC नहीं होता है। तो
अगर इसके पास रेड ब्लड सेल नहीं है तो अपना हीमोग्लोबिन कहाँ रखेगा? इसका जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में ही डिसॉल्व होता है। हम ह्यूमंस में क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, पर अर्थवॉर्म के केस में क्या होता है कि इसका जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट ऑर्गन है गिल्स। गिल्स से कौन इंस्पायर करता है? फिशेस। हमारी फिशेस हो गए, हमारे अर्थ्रोपोडा हो गए, टैडपोल ऑफ फ्रॉग, ये सब हमारे गिल्स से रिस्पायर करते हैं। अब एक होता है बुक गिल्स, ये इंपॉर्टेंट है। बुक गिल्स से कौन रिस्पायर करता है? ल्यूमिनस, जिसको हम क्या बोलते हैं? किंग क्रैब। किंग क्रैब के एक लिविंग फॉसिल है हमारा। नेक्स्ट बात करेंगे बुक लंग्स की। बुक लंग्स में आपका आता है स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। याद करना है, बुक लंग्स किस में होते हैं? स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर में। ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स किस में होते हैं? आपके कॉकरोचेस में। जो आपके कॉकरोच हैं वो उनके पास क्या होता है? ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स। इनको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। मैं खुद ही बच्ची हूँ पर अच्छा लग रहा है आपको ऐसे बोलने में। नेक्स्ट हमारा ऑर्गन है, ओके यहाँ पे दिख रहा है अब आपको, टिनेडिया। ये गिल्स ही है, ये प्रेजेंट होता है आपका मोलस्का में। अब है हमारा ट्यूफिड और डर्मल ब्रोंकिया, ये प्रेजेंट होता है इकाइनोडर्मा में। और लंग्स हमारा प्रेजेंट होता है एम्फीबियन से लेके मैमल्स तक। हम मैमल्स में क्या प्रेजेंट होता है? लंग्स, जो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, एक थोड़ा आगे आप पढ़ोगे एंटीरियर पोस्टीरियर ये सब क्या क्या है, थोड़ा मैं बता देती हूँ। एंटीरियर होता है आपका हेड, पोस्टीरियर हम होता है हमारा टेल वाला रीजन, ठीक है। और वेंट्रल क्या होता है? जिस तरफ हम फेस करते हैं उस तरफ को वेंट्रल बोलते हैं, और डॉर्सल पीछे वाले साइड को हम डॉर्सल बोलते हैं। अभी ये जो वर्ड्स है ना, ये जो मैंने आपको टर्म बताई है, डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये आगे मैं यूज़ करूँगी डायरेक्टली, इसलिए मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वेंट्रल मतलब होता है आपका फेस वाला साइड, ठीक है, और डॉर्सल होता है पीछे वाला साइड। अब बात करेंगे हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो ये डायग्राम जैसा एनसीईआरटी में डिट्टो वैसी बना रखा है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ना, इसको एक अच्छे से समझना है हमें, क्योंकि इसमें मतलब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये जो T5 वाला है इसको मैं अभी समझाऊंगी। तो ये सोचो आप हो, अभी आप रिलैक्स स्टेट में हो। जब आप रिलैक्स स्टेट में रहते हो आपको पता नहीं लग रहा, आप सांस ले भी रहो छोड़ भी रहो, बट ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। आपको पता नहीं लगता बट ये कंटिन्यूस चल रहा है, हर मिनट चल रहा है, ठीक है, हर सेकंड चल रहा है। अब अगर आप सांस अंदर लेने की कोशिश करो तो आपको फील होगा कि आप क्या कर रहे हो? इनहेल कर रहे हो। कहाँ से इनहेल करते हो? नॉस्ट्रिल से। आपकी जो नोज़ है उसमें नॉस्ट्रिल से जो ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाएगी। ऑक्सीजन ही नहीं, एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है वो अंदर जाती है। फिर नॉस्ट्रिल में क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस वगैरह प्रेजेंट होता है, जो कि जो भी डस्ट पार्टिकल है उन सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, वहीं पे उसे रोक देगा, वो अंदर नहीं जाने देगा। फिर नॉस्ट्रिल में क्या होता है? नेसल चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं आपके। फिर नेसल चैम्बर भी अपना काम करता है। फिर ये थोड़ा और अंदर जाएगा, फिर आता है आपका, दो ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, ये दिख रहा है आपको। एक होता है आपका लैरिंक्स, ठीक है, और एक आपका फूड पाइप होता है। पर जो हमारी एयर है वो हमारा कहाँ जाता है? लैरिंक्स के अंदर जाता है। और एपिग्लोटिस क्या करता है? कवर कर देता है किसको? फूड वाली पाइप को, कि इसमें ना चल जाए, ठीक है। फूड पाइप, अब जब हम खाना खाते हैं ना तो इस एपिग्लोटिस का बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क होता है। जब हम कुछ ईट करते हैं या ड्रिंक करते हैं तो उस टाइम पे एपिग्लोटिस क्या करता है? ये विंड वाली पाइप को कवर कर देता है कि इसमें ना चल जाए खाना गलती से, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज थी कि एपिग्लोटिस का क्या काम है। अब यहाँ से क्या है? अंदर जा रहा है आपका, दिख रहा है आपको। एपिग्लोटिस से ये जो एयर है वो हमारी अंदर जा रही है, ये अंदर जा रही है एयर। अब ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया में आपको ये कुछ ऐसे दिख रहे होंगे सी शेप के, इन्हें क्या बोलते हैं? ये जो ट्रैकिया होता है ये आपका सी शेप का होता है। ये हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। हाइलिन कार्टिलेज क्या करता है? प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग से, बचाता है, मतलब हमें ये कोलैप्स नहीं होने देता, इसे सिकुड़ने नहीं देता, ये इसको एक पोजीशन देता है कि एयर अच्छे से अंदर जा सके। अब ये जो हमारे ट्रैकिया होता है ना, ये किस पोजीशन पे डिवाइड होता है? ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियो इन फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। ये आपको नंबर याद रखना है कि जो फिफ्थ वर्टिब्रा होगा ना थोरेसिक का, उसमें ये डिवाइड हो जाता है ब्रोंक्यूल्स में। फिर ये आपको दिख रहे होंगे ब्रोंक्यूल्स हैं। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में क्या होगा? एल्वुलाई प्रेजेंट होगा, ठीक है। एल्वुलाई क्या होता है? यूनिट ऑफ लंग होता है। अब ये जो आपका पूरा लंग्स है, ठीक है, दो लंग्स हैं आपके, ये जो आपका लंग्स है इसमें
कवरिंग जो होती है वो प्लूरल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है इसमें, और इसको ये प्रोटेक्ट करता है डायफ्राम। ठीक है, जो आपके लंग्स होते हैं वो दो होते हैं, राइट लंग, लेफ्ट लंग। आपको ये याद रखना है कार्डियक नॉच जो होती है वो आपकी लेफ्ट लंग्स में प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो आपका हार्ट है ना वो थोड़ा आपका लेफ्ट में टिल्टेड होता है, इसलिए कार्डियक नॉच लेफ्ट लंग्स में प्रेजेंट होती है। ये एक्स्ट्रा है, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे हम लंग्स की कवरिंग की। लंग्स की जो कवरिंग होती है वो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, बताया था। अब प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो आउटर है उसको पैरिटल बोलेंगे, इनर को विसरल बोलेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब इन प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, प्लूरल फ्लूइड। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लूरल फ्लूइड का क्या काम होता है, प्लूरल फ्लूइड का काम होता है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। क्या करेगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द वर्क ऑफ प्लूरल फ्लूइड, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन फ्रॉम अदर ऑर्गन्स। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है फालतू का, पर तभी बता देती हूँ। इन्फ्लेमेशन इन प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लूराइटिस। फंक्शन ऑफ कंडक्ट, अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे ना, इसके दो जोन होते हैं, एक होता है कंडक्टिंग जोन, एक होता है एक्सचेंजिंग जोन। कंडक्टिंग जोन मतलब जो एयर को पहुंचा रहा है एल्वुलाई तक, वो जो पूरा प्रोसेस है उसको बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। फर्स्ट है कंडक्शन ऑफ एयर फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स टू रेस्पिरेटरी जोन, इसी को हम कंडक्शन जोन बोलते हैं, नॉस्ट्रिल से लेके रेस्पिरेटरी जोन तक। ठीक है, क्लियर कंडक्टिंग एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल से ये हमें क्लियर करता है, ह्यूमिडिफाई करता है ये एयर को, और मेंटेन करता है टेम्परेचर को ऑफ कंडक्टिंग एयर अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर। ये चार काम होते हैं कंडक्टिंग जोन के। ठीक है, अब जो हमारी ये ट्रैकिया थी, मैंने बताया था प्राइमरी ब्रोंकिया होता है, सेकेंडरी ब्रोंकिया और टर्चरी ब्रोंका है। ठीक है, फिर आता है हमारा इनिशियल ब्रोंक्यूल, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो जो हमारा सी शेप्ड हाइलेन कार्टिलेज होता है प्रेजेंट होता है इन ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल। इनिशियल ब्रोंक्यूल यहाँ तक प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो कंडक्टिंग जोन में क्या होगा, नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल से एयर अंदर गई लैंडेक्स में, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से पल्मनरी, सेकेंडरी, टर्चरी ब्रोंकाई, देन इनिशियल ब्रोंक्यूल, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये पूरा क्या है आपका कंडक्टिंग जोन है। ठीक है, कंडक्टिंग जोन में आपका सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। तो कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी जोन, अब नेक्स्ट है, पहला तो कंडक्टिंग जोन था, अब है रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन में क्या होता है आपका, डिफ्यूजन होता है गैसेस का, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है इसमें। तो दोनों के आपके टिश्यू याद रखना है, कंडक्टिंग जोन में सीलिएटेड वाला होता है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, और रेस्पिरेटरी जोन में आपका डिफ्यूजन होता है गैसेस का, और इसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ना वो लंग्स में करता कौन है, टर्मिनल ब्रोंकियल के बाद क्या प्रेजेंट आता है, क्या आता है नेक्स्ट, एल्वुलाई आता है। तो एल्वुलाई से क्या होगा आपका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। अब हमें पढ़ना है एल्वुलाई के मतलब कैसे एल्वुलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा। इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे जो उसकी मदद करेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में। ठीक है, इसमें कुछ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, जैसा कि हमने बताया कि इसमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होगा, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के इसमें सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो जो हमारा एल्वुलाई होता है ना उसमें 3 डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन होती है, 3 डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन। पहला है सिंपल स्क्वैमस ऑफ एल्वुलाई, ओके। सेकेंड है आपका एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, एंड थर्ड है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। दोबारा बोलो मेरे साथ, फर्स्ट है आपका सिंपल स्क्वैमस ऑफ एल्वुलाई, सेकेंड है एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, थर्ड है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये तीनों लेयर्स मदद करती हैं गैसेस एक्सचेंज में, ये तीनों लेयर मिलके डिफ्यूज़न करती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इन तीनों का पूछा जाएगा। नेक्स्ट है रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस अफेक्टेड बाय, रेट ऑफ डिफ्यूज़न कैसे किस चीज़ से अफेक्ट करता है, थिकनेस ऑफ डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन की, उसकी कितनी थिकनेस है। सेकंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस,
कितना पार्शियल प्रेशर है उसका। थर्ड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो इसमें इम्पॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो 20 to 25 टाइम्स हायर होती है देन दैट ऑफ O2। तो CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, और कितनी ज़्यादा होती है, 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है हमारा, वो सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस पे भी डिपेंड करेगा। तो पूछा जा सकता है, MCQ टाइप का बना देंगे लाइफ स्टॉक वाले, कि बताओ भाई डिफ्यूज़न का जो रेट है वो किन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे, पार्शियल प्रेशर पे और सॉल्युबिलिटी पे। और अलग से एक फोर्थ दे देंगे अलग सा, बोलेंगे कि इसमें से रॉन्ग कौन सा है, तो आप बता दोगे आसानी से, है ना, ये आपको याद रखना है। अब है द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर। जो हमारा लंग्स है ना, मैंने डायग्राम में भी आपको बताया था कि जो हमारा लंग्स है वो थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड होता है। ये आपका लंग्स है, राइट, ये आपका थोरेसिक चैम्बर में होता है प्रेजेंट। डॉर्सली क्या प्रेजेंट होता है आपका, वर्टिबल कॉलम। डॉर्सली मैंने बताया था, डॉर्सल मतलब पीछे, पीछे क्या प्रेजेंट होता है आपके लंग्स के पीछे, वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होते हैं। वेंट्रली मतलब आगे, सामने, जो फेस वाली पोजीशन होती है उसे वेंट्रल बोलते हैं। डॉर्सल मतलब होता है पीछे, ओके, वेंट्रल मतलब होता है आगे, और वेंट्रली क्या प्रेजेंट होता है आपका, स्टर्नम। और लेटरली मतलब यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, लेटरली रिब्स प्रेजेंट होते हैं, और लोअर साइड में क्या होता है, डायफ्राम होता है। अब मैं इसको इसमें समझाती हूँ, ओके। ये है आपका लंग्स, ठीक है, ये लेफ्ट लंग्स और ये राइट लंग्स। अब ये देखो, ठीक है, इसमें ढंग से पता नहीं लगेगा, बट ऐसे ऐसे वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होते हैं, जो कि डॉर्सली प्रेजेंट होगा, मतलब पीछे की ओर। आगे क्या प्रेजेंट होता है आपका, आगे आपका स्टर्नम प्रेजेंट होता है, ठीक है। नीचे आपका डायफ्राम प्रेजेंट होता है, और लेटरली आपके क्या प्रेजेंट होता है, रिब्स प्रेजेंट होता है। इसमें ढंग से पता नहीं लग रहा है, बट आपको समझ आ जाना चाहिए। मैं ऐसे समझाती हूँ, ठीक है। डॉर्सल क्या प्रेजेंट होगा आपका, वर्टिबल कॉलम। वेंट्रली आपका प्रेजेंट होगा स्टर्नम, ये दो आपको याद करने हैं। लेटरली आपका क्या प्रेजेंट होगा, रिब्स, और आपका लोअर में क्या प्रेजेंट होगा, डायफ्राम, ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, दिख रहा है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है, इट इज़ अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मेनली 2 टाइप्स ऑफ मसल। ब्रीथिंग में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, रिलैक्सेशन मतलब आराम से। तो ब्रीथिंग में ऐसे होता है हमारा, ठीक है, इट्स एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाऊंगी आपको, डायरेक्ट मुद्दे पे आएंगे, ठीक है। तो होता कैसे, मैकेनिज्म बताओ कोई मुझे। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, 2 प्रोसेस होते हैं ब्रीथिंग के। इंस्पायरेशन मतलब एयर को अंदर लेना, इनहेल करना, और एक्सपायरेशन मतलब रिलीज आउट करना एयर को। और इंस्पायर हम कौन सी गैस को करते हैं, ऑक्सीजन को, और एक्सपायर हम किसे करते हैं, CO2 को। इतना सब बच्चों को पता होगा, इट्स अ बेसिक नॉलेज, ओके। सो हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं डायफ्राम मसल्स का। इंस्पायरेशन में क्या करते हैं हम, जो हमारी नीचे जो डायफ्राम थी ना, ये क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब नीचे आएगी, ठीक है। ये नॉर्मली ऐसे होती है डायफ्राम हमारी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये नीचे की ओर आ जाएगी, ठीक है, जिससे कि अंदर जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, इंक्रीज होगा थोरेसिक वॉल्यूम इन एंटीरियर पोस्टीरियर मसल्स, ठीक है। अब एंटीरियर पोस्टीरियर बताया था मैंने, पोस्टीरियर मतलब नीचे, एंटीरियर मतलब ऊपर। तो ये डायफ्राम हमारा पोस्टीरियर पोजीशन में है, तो ये वॉल्यूम कैसे इंक्रीज कर रहा है, एंटीरियर पोस्टीरियर में, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल।
ये इंक्रीज करता है थोरेसिक वॉल्यूम इन डोर्सल वेंट्रल एक्सिस। ये ऐसे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इंस्पायरेशन में क्या होता है ना, आपको जो एयर है वो इनहेल करनी है। इनहेल करनी है तो अंदर क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए अंदर। ओके, तो ब्रीथिंग में दो प्रोसेस होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है, जब हम एयर को अंदर इनहेल करते हैं। इंस्पायरेशन मतलब इनहेलेशन ऑफ एयर। तो जो एयर होती है ना, वो ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब आपको एक फार्मूला आपने बेसिक पढ़ा होगा कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अभी आपने बोला कि जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो, वॉल्यूम के कंपैरिजन में तो देखें तो वॉल्यूम अंदर क्या होना चाहिए, अगर प्रेशर आपका लो है तो वॉल्यूम अंदर ज़्यादा होना चाहिए, तभी एयर अंदर जाएगी ना। जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हम वॉल्यूम इंक्रीज़ कैसे करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है तभी हम इनहेलेशन कर सकते हैं, इंस्पायरेशन कर सकते हैं। ओके, तो हम कैसे इंक्रीज़ करेंगे वही मैं आपको समझा रही थी कि जो आपका डायफ्राम होता है ना, वो क्या होगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जो आपका इंस्पायरेशन होता है वो तब होता है जब अंदर आपका क्या हो, नेगेटिव प्रेशर हो। मतलब प्रेशर क्या होना चाहिए, आपका लो होना चाहिए। लो मतलब नेगेटिव प्रेशर अंदर बनाना है हमें, ठीक है। तो प्रेशर विद इन द लंग्स इज़ लेस दैन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेयर में आपका प्रेशर हाई होगा और अंदर क्या होगा, आपका लो प्रेशर होगा, लंग्स के अंदर लो प्रेशर होगा, जिससे हमने क्या बोला, नेगेटिव प्रेशर हमें क्रिएट करना है अंदर, जिससे हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। वॉल्यूम कैसे इंक्रीज़ होगा, जब डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इंटरकोस्टल मसल्स भी आप हमारी क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, तब हमारा अंदर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। सिमिलरली हम एक्सपायरेशन में क्या करते हैं, जो हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है वो उल्टा हो जाएगा। अब इसमें अंदर क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा, हायर देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर के टर्म से आपको समझ में आ गया कि कैसे हो रहा है। Then diaphragm and a special set of muscles, external and internal intercostal muscle between the ribs, help in generation such gradients. अब ये जो हमारी जो मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, ये मदद करती हैं। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। जो हमारी डायफ्राम है वो हमारा क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। ये बेसिक जो टर्म है ना, जिनको मैं अंडरलाइन कर रही कि क्या चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, क्या चीज़ रिलैक्स्ड कर रही है, इसी का MCQ बनेगा बेसिकली। तो कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का, जिससे कि हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है थोरेसिक चैम्बर में, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। और किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। तो आपको दो चीज़ याद रखनी है, जो कि मैं इस नोट्स में ही आपको समझा रही थी उस समय, कि इंस्पायरेशन में दो चीज़ होती हैं। कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, और कॉन्ट्रैक्शन होता है आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में, जिससे कि वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है हमें, इंस्पायरेशन में वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है। मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रही है। प्रेशर आपका अंदर नेगेटिव प्रेशर बनता है और वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ हो जाता है, तभी हमारी एयर अंदर जाएगी। एयर अंदर कैसे जाएगी, एयर ट्रैवल करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। ओके, तो ये होता है इंस्पायरेशन में। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, इंस्पायरेशन आपका एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव मतलब इसमें एनर्जी यूज़ होती है, और एक्सपायरेशन हमारा पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो चीज़ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी वो चीज़ यहाँ पे रिलैक्स हो जाएगी। इसमें क्या होता है, रिलैक्सेशन हो जाता है डायफ्राम मसल्स का, किसमें, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। और आपका रिलैक्सेशन हो जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, किसमें, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में, है ना। जिससे कि आपका जो वॉल्यूम हो जाता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। सो इंक्रीज थोरेसिक प्रेशर। एयर इससे क्या हो जाएगी, आपकी एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी लंग से, जो हम चाहते थे। यही तो हम चाहते थे कि हम एयर को एक्सपेल्ड आउट करना है। एक आपका फोर्स्ड एक्सपायरेशन भी होता है, जो कि NCERT में नहीं है। जब हम कपालभाति करते हैं, योगा होता है जिसमें हम फोर्सफुली इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं गैसेस का। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी यूज्ड होती है। अब ब्रीथिंग हमारी दो टाइप की होती है, एब्डोमिनल ब्रीथिंग और थोरेसिक ब्रीथिंग। एब्डोमिनल ब्रीथिंग क्या होती है, जिसमें हम वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं, और ये 75% ऑफ द डे हम एब्डोमिनल ब्रीथिंग करते हैं, जिसमें डायफ्राम का यूज़ होता है।
और थॉरसिक ब्रीथिंग हमारी इंटरकोस्टल मसल जिसमें हम यूज़ करते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा और इससे हमारा वॉल्यूम डिक्रीज इंक्रीज 25% ऑलरेडी हम थॉरसिक ब्रीथिंग करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे एक क्वेश्चन तो आएगा कंफर्म। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में जो हम ह्यूमन जो होता है ना, हम जो इंसान, हम कितना ब्रीथ करते हैं 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में हम 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ कर लेते हैं। एक इससे क्वेश्चन बन सकता है बेसिक सा, ठीक है। और हम किससे मेज़र करते हैं ब्रीथिंग को? स्पायरोमीटर से। रिकॉर्ड कैसे करते हैं? स्पायरोग्राम से। अब ये जो ग्राफ है ना, अगर इस ग्राफ को हमने समझ लिया तो हमें पूरा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कुछ टर्म है इसमें, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायर, ये सब हमें समझना है, इनकी डेफिनेशन समझनी। कभी कभी डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाता है। सो फर्स्ट है आपका टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जो आप नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हो, नॉर्मल ब्रीथिंग मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग आर नॉर्मल रेस्पिरेशन, कि कितनी एयर आप इनहेल और एक्सहेल करते हो नॉर्मल, मतलब आप जो नॉर्मली हो रहा है, हर टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है, वो होती है टाइडल वॉल्यूम। और इसका जो आपको वॉल्यूम याद रखना है वो होता है 500 ml। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कितना हम करते हैं? 500 ml करते हैं। और एक जो हेल्थ, अब ये तो हो गया सेकेंड पर सेकेंड, पर अगर मिनट पूछ लें कि एक मिनट में कितना करते हैं, 6000 to 8000 आ जाएगा तब। तो आपको बस नॉर्मली याद रखना है 500 ml हम करते हैं, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम को। अब आता है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये जो नंबर है ना, ये आपको बेसिकली याद रखना है। इंस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या होगा? अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन, मतलब जब आप फोर्सफुली इंस्पायर करते हो, अंदर सांस लेते हो ना, फोर्सफुली लेके देखो, अभी प्रैक्टिकल करो। ये जो आपने अंदर ली है एयर, इसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसे ग्राफ में देखो, एक तो आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे थे, ये तो नॉर्मल वाला आ गया, ये जो नीचे है। अब आपने क्या करा? फोर्सफुली इंस्पायर करा, तो इसको बोलते हैं आईआरवी। मतलब इसमें टाइडल वॉल्यूम तो है, साथ में आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं। अब है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। अगर हमें फोर्सफुली एक्सपायर करना है तो वो ईआरवी होगा। जो आईआरवी होता है वो 2500 से 3000 ml होता है, 2500 to 3000। और जो आपका एक्सपायरेटरी वाला होता है वो 1000 to 1100 ml। मतलब आपका इंस्पायरेटरी वाला थोड़ा ज़्यादा है, इसको बेसिकली ऐसे याद कर लो कि ये इससे डबल है थोड़ा, है ना। एक्सपायरेटरी वाला आपका 1000 से 1100 के बीच में है, और ये वाला आपका 2500 से 3000। अब लास्ट वॉल्यूम है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली डेफिनेशन आ जाता है, तो हम एनसीईआरटी से देखते हैं इसे। तो रेस्पिरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम आपकी रिमेनिंग वाली होती है कि अंदर कितनी रिमेन बचेगी। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, मतलब आपने फोर्सफुली एक्सपायर कर लिया बट उसके बाद भी आपके लंग्स में कितनी एयर रिमेनिंग है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये कितनी होती है? 1100 से 1200, ठीक है, 1100 से 1200, वही यहाँ पे दिखा रखा है। रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है? 1100 से 1200। ये सारी क्या थी? आपकी वॉल्यूम्स थी। कौन कौन सी वॉल्यूम्स थी? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी, ईआरवी, आरवी। इसको याद कर लो, क्या है? टीवी, आईआरवी, ईआरवी एंड आरवी। टीवी फॉर टीवी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। इनके आपने नंबर्स याद कर ले। 5000, ये 2500 टू 3000, ये 1000 to 1100, और रेसिडुअल का वॉल्यूम कितना होता है? 1100 to 1200 ml। अब इन्हीं टाइडल वॉल्यूम से ना, ये जो आपकी वॉल्यूम पड़ी हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, इन्हीं से लंग्स कैपेसिटी बनता है। और लंग्स कैपेसिटी, तो सबसे पहले आता है आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये किससे बनता है? टीवी प्लस आईआरवी। ये जो मैंने आपको बताया था ना, टीवी प्लस आईआरवी, ये क्या होता है आपका? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वैसे ही सेम टीवी प्लस ईआरवी क्या हो जाएगा आपका? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी क्या हो जाएगा? इन तीनों को प्लस कर दो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा आपका? वाइटल कैपेसिटी।
अगर इनको ना फॉर्मूले से याद कर लो, बहुत सिंपल है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टी वी प्लस आई आर वी होता है। ओके, टी वी प्लस आई आर वी जो कि है 3500 ml, मतलब इन दोनों को ऐड कर लेना। इसके नंबर आपने याद कर लेना, तो ये नहीं करना यार, ये करना ही नहीं है यार। बस आपको याद रखना किससे मिलके बनता है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मिलके बनता है टी वी प्लस आई आर वी से, जो कि मैंने आपको डायग्राम में समझाया। नॉर्मली जो हम इनहेलेशन एक्सलेशन कर रहे थे वो टाइडल वॉल्यूम होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब जो हम फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इन दोनों को ऐड करके बन रहा है। और टी वी प्लस ई आर वी को ऐड करके क्या बन रहा है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इट्स वेरी इजी। अब इन तीनों को ऐड कर लें अगर हम, आई आर वी, टी वी प्लस ई आर वी, तो इन तीनों को ऐड करके क्या बन रहा है, वाइटल कैपेसिटी। ओके, अब है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये किससे मिलके बनता है, ई आर वी प्लस आर वी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम को जोड़ेंगे तो हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है, तो इसको तो याद करना है। यहाँ पे देखो, ये है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, मतलब ये ई आर वी था हमारा, ये ई आर वी है और ये हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बनेगा। कैसे बनेगा, ई आर वी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बनेगा। अब है टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी में सारी वॉल्यूम आ जाएंगी, सारी कैपेसिटी आ जाएगा, सबको ऐड कर देना है। टी वी प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी प्लस आर वी इज योर टोटल लंग कैपेसिटी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी पर रेसिडुअल वॉल्यूम। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ओके, स्पायरोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेज़र द रेसिडुअल वॉल्यूम। स्पायरोमीटर को हम यूज़ नहीं कर सकते रेसिडुअल वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए। नॉट मेज़र, ये क्या मेज़र नहीं करता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग्स कैपेसिटी को ये मेज़र नहीं करता है। ओके।